नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन ये, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई वैकेंसी आती है उसमें बैठने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन सिलेक्शन केवल कुछ ही हजारों का हो पाता है। अब उस जो हजारों की संख्या होती है उसमें आप शामिल क्यों नहीं होते हैं? ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण आप उन सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते, जिसमें शामिल होने का आपका मोटिव होता है और जिसके लिए आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं? इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम भाइयों को, मैक्सिमम बहनों को ये पता होता ही नहीं है कि हम जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करें तो हम उस कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर कंपटीशन एग्जाम। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ाई का ढर्रा चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आती जा रही हैं, जैसे जैसे वैकेंसीज की संख्या कम और बेरोजगार भाइयों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे सिलेक्शन पाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी काफी संख्या में ऐसे लकी भाई बहन भी होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं। मैं उस टाइप के भाई बहनों की बात नहीं कर रहा जो दुनिया की नजरों में सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से चोरी चकारी करके पेपर टीप के सेलेक्ट होते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, केवल उनके बारे में बात कर रहा हूं जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं। तो यहां सबसे बड़ा इशू यही आता है कि कंपटीशन की तैयारी कि हम करें कैसे, आखिर कैसे तैयारी की जाए कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए और बिना किसी परेशानी के। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीनन आपको काफी फायदा होगा और आने वाले एग्जाम में आपके सिलेक्शन के चांस भी 100% बढ़े हुए होंगे और सेल्फ मोटिवेशन आपको मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में लौटेगा और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका एग्जाम डेफिनेट सही होगा, इस बात की पूरी गारंटी है अगर यहां बताए गए स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो। अब सबसे बड़ी बात आती है कंपटीशन की तैयारी आखिर करें कैसे, हाउ टू प्रिपेयर कंपटीशन एग्जाम्स। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहली चीज है, वो है कि जब भी हम कोई वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले वैकेंसी की संख्या पर हमें निगाह डालना जरूरी है। हम सभी ऐसा करते भी हैं, लेकिन काफी काम ऐसे हैं जो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करते। अब जैसे राजस्थान में ही रीट की जो वैकेंसी है वो 31,000 आई और सिलेक्शन इसमें से 31,000 का ही होगा, आपको पता है, लेकिन फॉर्म इसमें भरे गए थे 16 लाख से भी अधिक। सीटेट का फॉर्म आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए, इसमें भी 18-20 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो 1.5 से 2 लाख ही भाई बहन पास हो पाते हैं, बाकी सब फेल क्यों हो जाते हैं। यूपी टेट की भी सेम स्थिति है, 16-17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन पास 2.5-3 लाख भाई बहन हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या कमी रह जाती है पढ़ने के बाद भी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता या हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाते? तो पहली बात मैंने बताई आपको कि वैकेंसी की संख्या पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सीधा सा चांस है कि अगर मान लीजिए वैकेंसी की संख्या काफी ज्यादा है तो सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा होते हैं और वैकेंसी की संख्या काफी कम है तो आपके सिलेक्शन के चांस भी कम होते हैं। लेकिन ये चीज उन भाई बहनों के लिए मैटर नहीं करती जो पढ़ते हैं, क्योंकि रीजन एक ही है सभी के साथ, चाहे वैकेंसी की संख्या ज्यादा हो चाहे कम हो, हमें केवल एक सीट चाहिए होती है और हम उस एक सीट के लिए ही मेहनत करते हैं। अगर हम अपना 100% देंगे उस एक सीट के लिए तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देख लीजिए फॉर्म भरने से पहले। आप उस रेशो में मेहनत करना पड़ेगा आपको जिस रेशो में वैकेंसीज होती है। अगर आप उस रेशो में मेहनत करने के योग्य हैं, उस रेशो में मेहनत कर सकते हैं, इतने आप में कुव्वत है, आप में दम है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, वरना फॉर्म भर के भीड़ आपको नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज हो गई नंबर ऑफ वैकेंसी या वैकेंसीज की संख्या कितनी है, ये जरूर मायने करती है। लेकिन अगर आप सिलेक्शन का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, डिटरमाइंड है आप, तो फिर आपको ये मैटर नहीं करेगा और आपको केवल एक सीट चाहिए, आपको केवल उसी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहली फॉर्म भरने के बाद जो दिमाग जाता है वो जाता है उसके सिलेबस पे। टीचिंग का सिलेबस अलग है, यूपी टेट का सिलेबस अलग है, सी टेट का सिलेबस उससे मिक्स करता है, रेलवे का सिलेबस अलग है, बैंक का सिलेबस अलग है, पीओ का सिलेबस अलग है। इसके अलावा और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। प्रशासनिक सेवाओं की हम बात करें तो उनका सिलेबस अलग है, लेकिन पढ़ना तो हमें पड़ता है। अमूमन भाई बहन क्या करते हैं कि सिलेबस बहुत बाद में लेट जाकर के उस पर चेकते हैं। सबसे पहली बात तो जरूरी यही होती है फॉर्म भरने के बाद कि सिलेबस हमें टिप्स पे होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तब तक हम एग्जाम की तैयारी करेंगे कैसे। जो भाई बहन जिनका सिलेक्शन होता है उनका सबसे पहला सिस्टम यही होता है कि वो सबसे पहले सिलेबस अपना कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं सेम डे से ही, जिस डे से उनके फॉर्म निकले हुए होते हैं। या फिर उनका टारगेट पहले ही तय हो जाता है। मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे आईएएस बनना है, या मुझे लगता है कि मुझे टीचर बनना है, या मुझे लगता है कि मुझे रेलवे में जाना है,
तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस इकट्ठा करूंगा, वैकेंसी आए या नहीं आए, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा। तो ये जब मुझे फायदा मिलेगा जब इसकी वैकेंसी आएगी और जब मैं इसके एग्जाम में बैठूंगा। रीजन क्योंकि 90% से अधिक भाई बहन वो होते हैं जो एग्जाम के टाइम पे सिलेबस कलेक्ट करते हैं, उसके काफी टाइम तक तो ये निकाल देते हैं कि आज अभी तो टाइम है, एग्जाम आगे किसके का, अभी तो फॉर्म भर जाएंगे, पढ़ना बाद में शुरू करेंगे, उनके सिलेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक, तो दूसरी चीज होती है सिलेबस। सिलेबस आपको टॉपिक्स पर बिल्कुल टॉपिक वाइज याद होना चाहिए और आपके टिप्स पर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपने सिलेबस देख लिया तो सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका बुक्स कलेक्ट करना। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड मैं मानता हूं, लेकिन ऑनलाइन से आपकी पढ़ाई 100% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। एक एक टॉपिक के लिए आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग चैनल्स देखने पड़ते हैं। बेटर है आप अच्छी किताबों से पढ़ें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अच्छी किताबें हम कहां से लाएं, अच्छी किताबें कौन सी होती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम भाई बहन क्या करते हैं, गाइड से पढ़ते हैं। गाइड का मतलब गाइड ही होता है, आप ये मान के चलिए। गाइड अपने आप में संपूर्ण नहीं हुआ करती, कभी होंगी भी नहीं, चाहे कोई भी गाइड कितना भी दावा कर ले, चाहे भले ही मैं आपको किसी गाइड का यहाँ डेमो दे रहा हूं, लेकिन गाइड अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होती। फिर पढ़ा कैसे जाए? टॉपिक्स तो सैकड़ों होते हैं, सैकड़ों भी इतने ज्यादा होते हैं कि हमें टॉपिक्स याद भी नहीं रहते, इतने टॉपिक्स होते हैं, मेरा मतलब ये है। तो सबसे बेटर ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज बुक्स को कलेक्ट करें। जैसे हिस्ट्री की आपको किताब पढ़नी है, इकोनॉमिक्स की आपको किताब पढ़नी है, ज्योग्राफी की आपको किताब पढ़नी है, करंट जीके के लिए आपको मैटर कलेक्ट करना है, इसके अलावा आपको स्टेट का जो जीके होता है उसके लिए बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा राष्ट्रीय या कल्चरल या संस्कृति वाला जो आपका पार्ट है वो आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनका टेस्ट है, इनके पैसेज हैं, इनके ग्रामर हैं, इसके अलावा काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, साइंस है, साइंस में आपके सारे के सारे टॉपिक्स आ गए, फिजिक्स भी आपकी आती है, केमिस्ट्री वाला पार्ट भी आता है आपका, भौतिक विज्ञान जिसको आप कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसको आप कहते हैं, मानव विज्ञान भी आपका काफी सारा पार्ट आता है। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें जो आपके एग्जाम्स में लगातार आती हैं, तो इनके लिए अच्छी बुक्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप इन बुक्स को तब पढ़िए जब कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है, लेकिन आपके टारगेट पर कोई वैकेंसी है। आप इन बुक्स को, इनके एक एक टॉपिक्स को क्लियर करिए, फिर बाद में आप गाइड उठा सकते हैं। गाइड उठाने का मतलब ये होगा कि आप जब एग्जाम का फॉर्म निकल जाए और 2 महीने 3 महीने आपके पास है, तब आप गाइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने पर टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे अलग अलग पढ़ रखा होगा अलग अलग बुक से, और गाइड अब आपको ये क्लियर करा देगी कि फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड के लिए आपको गाइड यूज आ सकती है। कोचिंग पे ज्यादा भरोसा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोचिंग का योगदान केवल 5% होता है, 95% तो आप स्वयं करते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले भी तो आपको किताबों से ही पढ़ाते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए वो आपको पसंद आते हैं और आप वहां जाके पढ़ते हैं। तो आप अपने कंसेप्ट खुद क्लियर कीजिए, वो ज्यादा आपको बेटर रहा करेगा। इमेज बनाइए किसी भी टॉपिक की और इमेज बनाकर पढ़िए। टेक्स्ट से बेटर इमेज रहती है, तो इमेज बना करके आप पढ़ सकते हैं। इमेज बिल्डिंग कैसे की जाए, आने वाले वीडियोस में आपको इसी तरीके की और भी चीजें बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अच्छी बुक्स से हमें पढ़ना है। बुक्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑनलाइन पर विश्वास इतना नहीं कर सकते, चाहे किसी भी स्तर की क्लासेज हो, फिर भी बुक्स का कोई भी होड़ नहीं है, कोई भी इसका सानी नहीं है। अब बुक्स भी ले आए हम, तो सबसे बड़ी बात आती है कि पढ़ाई कैसे करें। सिलेबस तो काफी लेंथी होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि जिस बुक में जो टॉपिक आपको मिल रहा है, उस बुक में आप उस टॉपिक को पहले राउंड अप कर लें, फिर उस टॉपिक को पढ़ें। बड़े टॉपिक से उनको छोटे छोटे टॉपिक में बांट के पढ़िए, और डेली आपको पढ़ना है। एक बात याद रखना, अगर याद हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, पढ़ने का सीधा सिस्टम ये है, संस्कृत में कहा भी गया है कि कोई भी शब्द आप पढ़ते हैं तो उस शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। अगर उसका अर्थ आपको पता नहीं है तो फिर आपको रटन विद्या पे जाना पड़ेगा, और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको हर शब्द का अर्थ पता हो, हर टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो, और जब भी आप उसको पढ़ें तो पूरा उसको A to Z पढ़ें। A to Z भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कितना पढ़ना है, क्योंकि काफी सारे भाई बहन क्या होते हैं, पढ़ते टाइम भटक जाते हैं। हमें विद्वान नहीं बनना है, क्योंकि जब विद्वान हम नहीं बनेंगे तो ही एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। विद्वान बन गए तो हम एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल कंपटीशन एग्जाम पास करना है, हमें जॉब हासिल करनी है। ज्ञान तो आपको, जब आप जॉब में जाएंगे तो वहां इतने ज्ञानी मिलेंगे आपको, वो आपको सिखा देंगे कि क्या ज्ञान होता है और किस तरीके से काम से बचना है। वहां आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे आपके ऑफिस में, तो वो ज्ञान आपको दे देंगे। आप ज्ञानी मत बनिए, आप केवल पढ़िए, और पढ़ने के बाद एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए, आप केवल उतना ही पढ़िए। कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए मैं आप अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल यूपी टेट सी टेट की वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी इन द सेंस क्वालिफाई एग्जाम है और बहुत बड़ा है, दोनों को अगर मिलाएंगे हम तो 40 लाख के आसपास मेरे भाई बहन इसमें अपेयर होने वाले हैं। तो इसका लेवल आप देख लीजिए, एग्जाम का लेवल
जहां लेवल आपका 10th लेवल तक आ रहा है तो वहां आपको उसी लेवल पे पढ़ना है, जहां 12th लेवल आ रहा है उसी लेवल पे पढ़ना है। फिर आप कॉलेज के लेवल पे उसके लेवल पे हाई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां फिर आप ज्ञानी बन जाएंगे, और ज्ञानी बन जाएंगे डेफिनेट आप कंफ्यूज होंगे ही। तो इसीलिए ज्ञानी नहीं बनना है, केवल टेक्स्ट पढ़ना है अपने को, किताबें पढ़नी है अपने को, और एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू लेवल ही आपको पढ़ना है। इससे ऊपर नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि ज्ञान अथाह होता है और अपने आप में परिपूर्ण कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन सेलेक्ट वो हो सकता है जो ज्ञान को उस हद तक पढ़े जिस हद तक उसको सेलेक्ट होने के लिए जरूरी होता है। तो ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। 100% ऐसे भाई बहनों को मैं जानता हूं जो 10th में 12th में दोनों क्लासेस में मेरिट में आए, लेकिन कोई भाई कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई भाई बर्तन की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई भाई अपना काम कर रहा है। उसका रीजन ये नहीं है कि उनके पास बिजनेस था, उनका रीजन ये कि उनकी जॉब नहीं लगी, क्योंकि वो ज्ञानी तो बन गए लेकिन वो चीज नहीं पढ़ पाए, वो चीज नहीं पकड़ पाए जो उनके एग्जाम में आनी है, यानी कि कुल मिलाकर वो ट्रेंड को नहीं समझ पाए। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आती है इन सब के बाद, अगर आपने ये काम नहीं किया और जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में करना है, अगर आपने ये लास्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं ये काम नहीं किया तो डेफिनेट आप कितना भी पढ़ लो आपको सिलेक्शन कोई नहीं दे सकता। मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिस की, अभ्यास की। अगर आपने जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया, तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको केवल 20% याद रहेगा। और अगर आप मान लीजिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो 80% से ऊपर आपका रेश हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में मेरिट 80% आए, बहुत कम एग्जाम ऐसे होते हैं, 60-70 के बीच सिलेक्शन हो जाता है। तो आप तो 80% से ऊपर याद रखेंगे अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के भी तरीके हैं अपने अपने, समय निर्धारित होता है। सुबह के टाइम आप पढ़ सकते हैं नया टॉपिक, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल हो। ये मैंने केवल एग्जांपल दिया है, लेकिन आप कर सकते हैं। मोबाइल से आपके आप उनको यूज कीजिए। हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल्स को सॉन्ग सुनेंगे या यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे, बिल्कुल नहीं। आप उन पे अपने टॉपिक्स को पढ़िए, उनकी रिकॉर्डिंग खुद कीजिए। संस्कृत के श्लोक है, मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसका क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका, मीनिंग्स है आपके, एसेज हैं आपके, ये सब चीजें हैं, आप उनको मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए अपने वॉइस में, और फिर उसी को लीड लगा के आप सुनिए, तो वो आपका रिवाइज होता रहेगा। और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में आपकी वो चीजें बैठेंगी जो आपको एग्जाम में रिकॉर्ड करनी होती हैं, और वहां आपके बड़े काम आने वाली है। लेकिन अभ्यास में आपको एक और चीज शामिल करनी है। टॉपिक के अंदर टॉपिक दे रहा हूं आपको, वो है आपके पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, यूपी टेट में बैठ रहे हैं, सी टेट में बैठ रहे हैं, रीट में बैठ रहे हैं, टीजीटी में बैठ रहे हैं, पीजीटी में बैठ रहे हैं, यूपीएससी में बैठ रहे हैं, पीएससी में बैठ रहे हैं, पीसीएस में बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, लेखपाल में बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो लास्ट ईयर के, लास्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स के पेपर्स आप कलेक्ट कीजिए, उन पेपर्स को सॉल्व जरूर कीजिए। यकीनन आपका 30 से 40% क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा, उसका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, उसकी लाइनअप आपके लिए हो जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं अभ्यास के बीच में, ये आपके ओल्ड पेपर्स हैं, ये बहुत ज्यादा यूज आते हैं। आपने इंटरव्यू पढ़े होंगे जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं या जो प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट होते हैं, 100% उनमें से वो मैक्सिमम लोग होते हैं जो किसी भी प्रश्न पत्र को नहीं छोड़ते हैं। ओल्ड पेपर्स को बहुत जरूरी है ट्रेंड समझने के लिए और टॉपिक समझने के लिए, ओल्ड पेपर्स बहुत ही जरूरी है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसीलिए दिया है क्योंकि जब आप शुरू करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आप बुक सर्च करेंगे और वो बड़े आराम से मिल जाएंगी। मैं नहीं कहता कि इस लिंक से खरीदिए, आप मार्केट से खरीदिए, पुरानी बुक खरीदिए, लाइब्रेरी से कलेक्ट कीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन ये बुक्स लीजिए, इनके बिना पढ़ाई संभव नहीं होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।